बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास के स्टूडेंट्स, आज से हम आपकी बायोलॉजी की क्लास शुरू कर रहे हैं। और ये बायोलॉजी की जो नई बुक एसटीबी ने 2020 में लॉन्च की है, जिससे आपका पेपर बनेगा, इस किताब का हम मुताला करेंगे सिलेबस के मुताबिक। तो इससे पहले जो किताब थी उसमें और इस किताब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसलिए पिछले लेक्चर जो है उनके बजाय आपको इस सीरीज़ के लेक्चर्स को मुताल्ला का हिस्सा बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से पहले आपको चंद छोटी छोटी बातें समझनी चाहिए। वो ये कि एक तो जो आपके उलूम हैं वो दो तरह के उलूम होते हैं। ठीक है, एक साइंसी उलूम और एक समाजी उलूम। साइंसी उलूम दरअसल साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पर जो उलूम दरियाफ़्त होते हैं और जो पढ़े जाते हैं उन्हें हम साइंसी उलूम कहते हैं। साइंटिफिक मेथड क्या है? असल में ऐसा इल्म जिसमें 5 मराहिल हों किसी बात तक पहुंचने के, ऐसे इल्म को ऐसे तरीक़ेकार को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। वो 5 मराहिल क्या होते हैं? नंबर 1 मुशाहिदा, ठीक है, यानी ऑब्ज़र्वेशन। नंबर 2 हाइपोथेसिस। नंबर 3 एक्सपेरिमेंट। नंबर 4 रिज़ल्ट। और नंबर 5 थ्योरी। ठीक है, ये 4 स्टेप जिस उलूम में पाए जाएंगे या किसी उलूम के जो नताइज हैं वो इन 5 मराहिल से गुज़र कर मुरतब हुए हैं, तो ऐसे उलूम को हम कहते हैं साइंसी उलूम। ऑब्ज़र्वेशन का मतलब ये होता है मुशाहिदा। ठीक है, यानी इंसान जो है वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों का बगौर मुशाहिदा करता है। इसमें देखना है, सूंघना है, चखना है, सही है, सुनना है, महसूस करना है। ये 5 खुसूसियात इंसान की होती हैं। इसके अलावा एक जो है ख़ासियत उसकी फ़िक्री ख़ासियत होती है, जिसमें वो इन सब को मरबूत भी करता है। इन 5 सलाहियतों के ज़रिए इंसान किसी भी चीज़ को समझता है: देखना, सूंघना, चखना, महसूस करना और सुनना। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये पेन है। ठीक है, ये इल्म कैसे मेरे जहन में चला गया? मैंने इसको देखा है, या मैंने इसको छुआ है, या मैंने इसको, अगर ये टेस्ट वाली चीज़ है तो टेस्ट किया है। यानी हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो मेरे जहन में जाती है वो इन 5 ज़राए से जाती है। ठीक है, तो ये 5 ज़राए महदूद भी होते हैं। जैसे हमें दीवार के पार नहीं दिखता, जैसे हमें मखसूस फासले के बाद नहीं दिखता, जैसे हमें मखसूस फ्रीक्वेंसीज़ की आवाज़ें सुनाई देती हैं, उससे ज़्यादा और उससे कम फ्रीक्वेंसीज़ की आवाज़ें सुनाई नहीं देती हैं। तो फिर हम अपने मुशाहिदे को या ऑब्ज़र्वेशन को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ क़िस्म की डिवाइसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी दूरबीन इस्तेमाल करते हैं, छोटी चीज़ों को देखने के लिए खुर्दबीन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सुनने के आलात जो है वो इज़ाफ़ी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। महसूस करने के आलात में थर्मामीटर को इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट के आलात में बजाय इसके कि ज़बान से टेस्ट करें, मुख्तलिफ़ क़िस्म के केमिकल्स के टेस्ट का सहारा लिया जाता है। तो मुशाहिदा वो पहला मरहला होता है जिसके ज़रिए चीज़ें, यानी इर्द गिर्द की चीज़ें, उनके तसव्वुरात हमारे जहन में जाते हैं। ठीक है, तो ये मरहला कहलाता है ऑब्ज़र्वेशन। फिर जब हमारे जहन में कोई भी ख़याल चला गया जो हमारे इर्द गिर्द का है, तो उसके फ़ौरन बाद हमारे जहन में कोई ना कोई उस चीज़ के बारे में ख़याल मुरतब होता है। ठीक है, वो ख़याल कहलाता है हाइपोथेसिस, या उर्दू में हम उसे कहते हैं मफरूज़ा।
मिसाल के तौर पर मैं सूरज को निकलते हुए देखता हूँ। वो रोज़ सुबह निकलता है और फिर चलता है और चलते 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 वापस जाके गुरूब हो जाता है। तो ये मैं रोज़ मुशाहिदा करता हूँ। इसकी बुनियाद पर मैं ये फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि सूरज चल रहा है। ठीक है, ये मफरूज़ा मेरे जहन में आता है। तो हर चीज़ के मुशाहिदे के बाद जो पहला ख़याल इंसान के जहन में डेवलप होता है, उस पहले ख़याल को हम कहते हैं मफरूज़ा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर बाहर से मुझे चहचहाने की आवाज़ आए, ये आवाज़ मेरे कानों के ज़रिए मेरे दिमाग तक पहुँचे, तो मैं फ़ौरन सोचता हूँ कि चिड़िया जो है वो चहचहा रही हैं। ठीक है, यानी हर मुशाहिदा या हर ऑब्ज़र्वेशन दरअसल मुझे किसी खाके को, किसी मफरूज़े को बनाने के लिए मेरे जहन में पहुंचता है। तो जो पहला ख़याल मेरे जहन में किसी भी ऑब्ज़र्वेशन के बाद आता है, उस ख़याल को हम कहते हैं मफरूज़ा या हाइपोथेसिस। ये ख़याल सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। अगर ये ख़याल सही हैं और ये ख़याल गलत हैं, इसका फ़ैसला हम अगले मरहले में जाके एक्सपेरिमेंट से करते हैं। ठीक है, अहम बात ये नहीं है कि जो ख़याल आया है वो दुरुस्त है या गलत है। अहम बात ये है कि ऑब्ज़र्वेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने आपके जहन पर कोई ना कोई ख़याल मुरतब किया। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जैसे अब कोरोना का जो है वो बात फैली हुई है, तो हम मुशाहिदा कर रहे हैं आए दिन लोग मर रहे हैं, ख़बरें आ रही हैं। ठीक है, इन सब के बाद भी हमारे जहन में कुछ न कुछ ख़यालात डेवलप हुए हैं। कुछ लोगों के जहन में ख़यालात डेवलप हुए हैं, कोरोना एक जानलेवा बीमारी है, ये एक वायरस की वजह से फैल रही है। अच्छा, कुछ लोगों के जहन में ये भी ख़याल आया है कि नहीं, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं होता। तो याद रखिए, मुशाहिदे के फ़ौरन बाद जो भी ख़याल आपके जहन में आए, चाहे वो दुरुस्त हो, चाहे वो गलत हो, ठीक है, उस ख़याल को आप कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, फिर हम अगले मरहले में ये जानने के लिए कि जो ख़याल हमें आया हाइपोथेसिस, ठीक है, जो मफरूज़ा हमने कायम किया वो दुरुस्त है या गलत है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हम लैब में भी करते हैं बाज़ाब्ता, और फिर हमारे यहाँ जो पूरी दुनिया एक लैब है, पूरी कायनात एक लैब है। हमारा इर्द गिर्द का माहौल दरअसल एक तजर्बेगाह है, जिसमें बैठकर हम तजर्बात कर रहे होते हैं हर लम्हा। और वो तजर्बात उन्हीं चीज़ों पर होते हैं जो हमारे मफरूज़ात होते हैं, जो हमारे हाइपोथेसिस जो हमने कायम किए होते हैं, उसी की बुनियाद पर हम तजर्बात करते हैं। ठीक है, तो तजर्बा जो है वो किसी भी हाइपोथेसिस के बारे में ये फ़ैसला करता है कि जो बात आपने सोची थी वो दुरुस्त है या वो बात गलत है। ठीक है, हाइपोथेसिस ठीक या गलत साबित किया जाता है एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर। कोरोना ही की मिसाल अगर ले लीजिए, तो जिस आदमी को खुद कोरोना हो जाता है, वो इस बात को तस्लीम कर लेता है, उस तजर्बे से गुजर जाता है, एक्सपेरिमेंट उसको हो जाता है कि हाँ भाई कोरोना है, तो वो उस नतीजे पर पहुंचता है कि मैंने जो मफरूज़ा कायम किया था कि कोरोना नहीं है, वो दरअसल है। ऑब्ज़र्वेशन तो उसको बता रहा था, ख़बरें देखने के सारे मामलात, ठीक है, महसूसात, सब उसे ये कह रहे थे कि कोरोना है या कोरोना नहीं है, इस मफरूज़े पर लेकर आ रहे थे। लेकिन जब वो खुद एक्सपेरिमेंट से गुज़रा, उसके किसी रिश्तेदार में से किसी की तबीयत ख़राब हुई, उसकी तीमारदारी की उसको ज़रूरत पेश आ गई, या वो खुद जो है वो उस बीमारी से गुज़रा, तो फिर उसे पता चल गया कि हाँ भाई, वो उस नतीजे पर पहुंच गया। एक्सपेरिमेंट दरअसल आपके हाइपोथेसिस को या तो सही साबित कर देता है या फिर आपके हाइपोथेसिस को गलत साबित कर देता है। तो इल्म की दुनिया में ये जो तीसरा मरहला होता है, इसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट बड़े पैमाने पर जब हम अरेंज करते हैं खुद से, तो फिर इसके लिए लेबॉर्ट्रीज़ बनाई जाती हैं। उन लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर हम अपने हाइपोथेसिस को चेक करते हैं कि आया जो बात हमने सोची है वो दुरुस्त भी है या दुरुस्त नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए डेटा कलेक्शन भी की जाती है बहुत ज़्यादा। यानी आपने जो मुशाहिदा किया, हो सकता है वो सिर्फ 2 या 3 जगह आपने देखा हो, बाकी कहीं पर ऐसा ना होता हो। ठीक है, तो ऑब्ज़र्वेशन का बहुत ज़्यादा तादाद में जमा करना जो है वो भी ज़रूरी होता है अपने हाइपोथेसिस के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए।
ठीक है। तो तीसरा मरहला इल्म की दुनिया में होता है एक्सपेरिमेंट, यानी जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करके अपने हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित करते हैं। सही और गलत साबित करने के बाद जो नतीजा निकलता है वो नतीजा रिजल्ट कहलाता है। यकीनन बहुत सिंपल सी बात है। चौथा स्टेप में आप या तो अपने हाइपोथेसिस को सही जगह पे पहुंच गए, या फिर आपने अपने हाइपोथेसिस को रद्द कर दिया। हाइपोथेसिस को रद्द करना भी एक इल्मी मायार है, ये भी जहन में रखिएगा आप। जैसे एडिसन ने कहा था कि मैंने 300 बार बल्ब बनाने का तरीक़ा दरियाफ़्त किया और मैं नाकाम हो गया। तो नाकामी ये नहीं है, बल्कि उसने ये कहा कि मैंने वो 300 तरीक़े दरियाफ़्त कर लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। ठीक है, तो ये बहुत अहम बात होती है, इसलिए कि जब नई नस्ल आएगी और वो भी बल्ब बनाने पे काम करेगी, तो वो उन 300 तजर्बात पर काम नहीं करेगी। इसलिए कि एडिसन जो है उस नतीजे पर पहुंच गया है कि जो हाइपोथेसिस उसने कायम किया था बल्ब बनाने के लिए, उस हाइपोथेसिस को 300 तजर्बात रद्द कर चुके हैं। आगे आने वाली नस्ल उन 300 तजर्बात को ना करे, उससे अगले तजर्बात को करने की कोशिश करे। तो हाइपोथेसिस का रद्द होना एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, ये भी एक बहुत अहम बात होती है साइंस की दुनिया में। और रिज़ल्ट जो हम निकालते हैं या तो सही निकल गया या फिर हमारा हाइपोथेसिस गलत साबित हो गया। अगर रिज़ल्ट आपका सही निकल गया है, ठीक है, या गलत निकल गया है, तो उसकी बेसिस के ऊपर फिर आप रोज़ एक ही उस एक्सपेरिमेंट को, उस ऑब्ज़र्वेशन को बड़े पैमाने पर बार बार दोहराते हैं। ठीक है, बार बार उसको दोहराया जाता है। सही, हज़ारों और लाखों की तादाद में आप डेटा जमा करते हैं और डेटा जमा करके उसी एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहरा के वही रिज़ल्ट निकालते हैं। ठीक है, अगर बार बार के एक्सपेरिमेंट से एक ही रिज़ल्ट निकल जाए, तो फिर अब हम एक जर्नल बयान दे देते हैं, इल्म बन जाता है वो, कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है। पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होते हैं। आप इस रिज़ल्ट तक कैसे पहुँचे होंगे? एक एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, कहीं चश्मे का पानी लिया होगा, कहीं दरिया का पानी लिया होगा, कहीं समंदर से पानी लिया होगा, कहीं भाप को जो है वो ठंडा करके पानी बनाया होगा। तो ये जो सारे रिज़ल्ट्स बार बार के एक ही आते हैं सेम, ये रिज़ल्ट दरअसल बनाते हैं थ्योरी, और इस थ्योरी को हम कहते हैं इल्म। ठीक है, तो वो इल्म जो इन 5 ज़राए से गुज़र कर हम तक पहुंचता है, उस इल्म को हम कहते हैं साइंस, और इस मेथड को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। ठीक है, ये बात जहन में रखिए कि हमारे यहाँ जो दूसरे किस्म के उलूम हैं, जो नॉन साइंटिफिक उलूम कहलाते हैं, जिन्हें हम समाजी उलूम भी कहते हैं, मजहबी उलूम भी कहते हैं, माशरती उलूम भी कहते हैं, इन उलूम का इस सारे प्रोसेस से ताल्लुक़ नहीं होता। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कह जानते हैं मज़हब के अंदर कि जन्नत और दोज़ख मौजूद है और हमें खुदा के सामने जवाबदेही के लिए हाज़िर होना है। तो अगर हम इस बात को, जो हमने नतीजा निकाला, इल्म है हमारा, इसको इसके ज़रिए से पहुँचे हैं, क्या हमने ऑब्ज़र्वेशन की है जन्नत की, दोज़ख की, या दुनिया में कोई ऐसी चीज़ देखी है जिसका ताल्लुक़ जन्नत या दोज़ख से हो? क्या हमने उस ऑब्ज़र्वेशन को देखकर हाइपोथेसिस कायम किया था? क्या हमने उस हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे? क्या उन एक्सपेरिमेंट से कुछ रिज़ल्ट प्लस और कुछ रिज़ल्ट माइनस में निकले थे? क्या उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मरने के बाद खुदा के सामने जवाबदेही के लिए पेश होना है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी वही के ज़रिए कि आप सब लोगों को दुनिया में हमेशा नहीं रहना, बल्कि यहाँ से जाना है और अपने अमाल की जवाबदेही के लिए खुदा के सामने पेश होना है। ये जो इल्म है हमारा, ये इल्म भी बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, लेकिन इस इल्म का जो तरीक़ाकार है वो दरअसल साइंसी तरीक़ाकार नहीं है।
ठीक है। इस तरह से उलूम की दो किस्में आपको जहन में रखनी चाहिए। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बात हो गई साइंस की। अब जो साइंस है, यानी अब हमने सारे उलूम को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक आपका साइंसी इल्म और एक आपका नॉन साइंटिफिक इल्म। हम जब साइंस पढ़ते हैं तो फिर हम सिर्फ साइंसी उलूम को हासिल करते हैं जो इन 5 मरहलों से गुज़र कर हम तक पहुँचे हैं। ठीक है। साइंसी उलूम भी बहुत बड़े पैमाने पर फैल गए हैं। ठीक है, उसमें खला का इल्म है, उसमें ज़मीन का इल्म है, उसमें जो है वो समंदरों के अंदर क्या हो रहा है, फ़ज़ाओं में क्या हो रहा है, फिर इंसान की बॉडी में क्या हो रहा है, पौधों को कैसे आप हैंडल करेंगे, ठीक है, केमिकल्स क्या हैं, ठीक है, फिर फिज़िकल लॉज क्या हैं। इल्म बहुत वसी हो गया, साइंस का इल्म बहुत वसी हो गया। इस साइंस के इल्म को फिर हमने दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया। पहला ग्रुप कहलाता है स्टडी ऑफ लिविंग, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदारों का मुताल्ला। और नंबर 2 स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो साइंस के इल्म को फिर हमने दो बड़े ग्रोह में तकसीम कर दिया। एक ग्रोह में हम जानदारों के बारे में पढ़ते हैं और एक ग्रोह में हम नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो बायोलॉजी है दरअसल वो लिविंग थिंग से मुताल्लिक़ा इल्म है, यानी इस इल्म में हम सिर्फ़ और सिर्फ जानदार चीज़ों के बारे में मुताल्ला करेंगे। ठीक है, तो साइंस का जो बड़ा इल्म है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड हो गया, एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी दरअसल लिविंग थिंग की साइंस है। ठीक है, अब लिविंग थिंग क्या होते हैं ये हम बताते हैं आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बायोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जानदारों का मुताल्ला बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये दरअसल एक लैटिन वर्ड है, ग्रीक बायो और लोगस। बायो का मतलब होता है जानदार और लोगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो इससे ये बायोलोगस से आगे चलकर ये बना बायोलॉजी। तो इसमें हम स्टडी ऑफ लाइफ करते हैं, यानी जानदार की स्टडी करते हैं। वो सारी बातें जो जानदारों में पाई जाएंगी उसका मुताल्ला हम बायोलॉजी में करेंगे। ठीक है, चट्टानों में, पत्थरों में, समंदरों के अंदर, ठीक है, फ़ज़ा में, जहाँ कहीं भी जानदार होगा उसका मुताल्ला बायोलॉजी की झेल में आएगा। ठीक है, अच्छा, अब वो जानदार क्या होते हैं? ठीक है, आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं एक जानदार को और एक बेजान को, वो कैसे डिस्टिंग्विश होता है? ये 9 ख़ासियतें जिन चीज़ों में होती हैं, ये 8 मैंने यहाँ लिखी हैं और एक मैंने यहाँ लिखी हैं। ये 9 ख़ासियतें, प्रॉपर्टीज़ जिन चीज़ों में पाई जाती हैं उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं या लिविंग थिंग कहते हैं, और जिनमें ये 9 चीज़ें नहीं होती उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। ठीक है, क्या है पहली चीज़? डाइजेशन, यानी निज़ाम हज़म, यानी वो खाता है कुछ, ठीक है, और उसे हज़म करता है, पानी पीता है, खाना खाता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डाइजेशन। जिन चीज़ों में निज़ाम हज़म होगा, वो खाएगा पिएगा ज़िंदा रहने के लिए, हम कहेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नंबर 2 रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब होता है सांस लेना। जो सांस लेगा, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करेगा, हम कहेंगे कि वो उसमें सांस लेने की सलाहियत मौजूद है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो जो खाता पीता हो ज़िंदा रहने के लिए और सांस लेता हो, ठीक है, वो जानदार चीज़ें कहलाती हैं। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि उसका जो बॉडी है वो छोटे छोटे खलियात से बनता है, सेल्स से बनता है, और सेल्स जो है वो टूट फूट का शिकार होते रहते हैं।
नए सेल डेवलप होते हैं और पुराने सेल मर जाते हैं। जैसे इंसानी जिस्म में खून है, उसके सेल 6 महीने तक डेवलप रहते हैं और हर 6 महीने के बाद उन खून के जो रेड सेल्स होते हैं, वाइट सेल्स होते हैं, वो सब के सब ट्रांसफ़र होते हैं, नए पैदा होते हैं और पुराने सेल जो है वो ख़त्म होके बेकार मादों की शक्ल में जिस्म से खारिज होता। तो ये जो सेल्स का बनना है, नए बनना और पुरानों का जो है वो ख़त्म होना, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जानदारों में मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। उसके बाद है मूवमेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हरकत कर सकते हैं। हरकत दो तरह से होती है, एक तो ये कि एक जगह से चलकर दूसरी जगह चले गए, और एक ये कि अपनी ही जगह पर खड़े रहकर हरकत भी की जाती है, जैसे कि पौधों में होती है, ठीक है। तो ये 4 बातें हो गई जानदारों की निशानी के लिए कि उसमें डाइजेशन पाया जाता है, उसमें रेस्पायरेशन पाया जाता है, उसमें मेटाबॉलिज्म पाया जाता है और उसमें मूवमेंट पाई जाती है। 5वीं बात ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब नशोनुमा। वो बड़े होते हैं, पहले वो छोटे होते हैं पैदाइश के वक्त, उसके बाद फिर वो मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र के उनके साइज़ में इजाफा होता है, उनकी नमो होती है, इसको हम कहते हैं ग्रोथ। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें ग्रोथ पाया जाएगा, ठीक है। और नंबर 6 डेवलपमेंट। ग्रोथ जो पूरा फॉर्म उनका बढ़ रहा है, ठीक है। और डेवलपमेंट का मतलब उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ाम डेवलप हो रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसमें जिनसी निज़ाम नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बलूगत के मराहिल तक जाता है, तो उसका नया निज़ाम, जिनसी निज़ाम डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ के अंदर जुज़ियाती जो तब्दीलियाँ हैं उन्हें हम कहते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद 7वीं खासियत जो जानदारों में पाई जाती है उसे हमने लिखा है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन का मतलब इखराज, बेकार मादों का खारिज होना, ठीक है। डाइजेशन के नतीजे में भी इखराज, आम तौर पर डाइजेशन के नतीजे को हम इखराज नहीं कहते। ये जो हमारे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड का खारिज होना है और पेशाब का खारिज होना है और बेकार मादों का खारिज होना है पसीने के ज़रिए, इसको हम कहते हैं एक्सक्रेशन, अमले इखराज, ठीक है। तो जानदारों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अमले इखराज का अमल होना ज़रूरी है, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, ठीक है, जो टूट फूट हुई है बॉडी के अंदर, उनमें जो बेकार मादे बने हैं वो सब के सब अब जिस्म से खारिज होना ज़रूरी होते हैं। 8वीं खासियत जो पाई जाती है जानदारों में वो है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का मतलब वो महसूस करते हैं, ठीक है, वो इरिटेट होते हैं, वो अपने माहौल को महसूस करते हैं, ठीक है। अगर सर्दी सख्त है तो वो ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ सर्दी ना हो, अगर गर्मी सख्त है तो वो ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ गर्मी ना हो, ठीक है। इसी तरीके से वो कॉलोनी बना के रहते हैं, वो अपने हम जो खलिए हैं या हम उनका जो मस्कन है उस मस्कन को डेवलप करते हैं और अपने लोगों के साथ, अपनी कॉलोनी के साथ जो है इंटरेक्शन करते हैं। ये सब दरअसल उनके अंदर होता है इस इरिटेबिलिटी की वजह से, सही है। तो ये खासियत भी जानदारों में पाई जाती है। और आखिरी और 9वीं खासियत है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब जानदार अपनी नस्ल में इजाफा करते हैं, वो अपने ही जैसे बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। एक नस्ल चली जाती है, उनकी जगह दूसरी नस्ल ले जाती है और वो बका के लिए जो है अपने आप को डिवाइड करते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। अमले तौलीद भी हम इसे कहते हैं, तवल्लुद, जिसके नतीजे में पूरी इंसानियत भी बाकी है, सारे जानदार जो है वो बाकी रहते हैं। तो ये 9 खासियतें जिस भी इल्म में या जिन भी चीज़ों में ये 9 खासियतें पाई जाती हैं, उन चीज़ों को हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म, और लिविंग ऑर्गेनिज़म का मुताल्ला बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझनी चाहिए कि बायोलॉजी तो हमें पता चल गया कि लिविंग ऑर्गेनिज़म का मुताल्ला है, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज़म भी अगर आप ज़मीन पर देखें तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे।
समंदरों के अंदर हैं, सतह के ऊपर हैं, हवा के अंदर हैं जरासीम की शक्ल में, ठीक है। तो पूरा हमारा जो बायोस्फीयर है, ठीक है, जिसमें ज़मीन के अंदर भी, ज़मीन के ऊपर भी और ज़मीन की सतह के ऊपर भी, इस पर बहुत सारे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। तो अब इसको भी हम हैंडल करने के लिए हम बायोलॉजी के इल्म को फिर डिवाइड कर देते हैं 3 बड़े सेक्शन के अंदर, ठीक है। वो 3 बड़े सेक्शन कौन कौन से हैं? पहला सेक्शन है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी में हम दरअसल जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा सेक्शन है बॉटनी। बॉटनी में हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं। और तीसरा सेक्शन हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम ऐसे जानदारों के बारे में पढ़ते हैं जो जरासीम हैं, जो हमें आम आँख से दिखाई नहीं देते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो आपकी पूरी बायोलॉजी डिवाइड हो गई है 3 बड़ी स्टडीज़ के अंदर। नंबर 1 ज़ूलॉजी, जिसमें जानवरों का मुताल्ला करेंगे। नंबर 2 बॉटनी, जिसमें आप पौधों का मुताल्ला करेंगे। और नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आप सारे जरासीम का मुताल्ला करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने बहुत कोशिश की कि बहुत जल्दी जल्दी से आपको ये बताएं कि बायोलॉजी का इल्म कैसा इल्म है। और बायोलॉजी के इल्म को पहले हमने ये डिस्कस किया कि ये एक साइंसी इल्म है। साइंसी इल्म क्या होता है, इस पर हमने काफ़ी सैर हासिल बहस की। फिर हमें ये पता चला कि बायोलॉजी दरअसल जानदारों का इल्म है, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि जानदार क्या होते हैं, तो पता चला कि जानदार वो होते हैं जिनमें 9 खासियतें पाई जाती हैं, ठीक है। फिर जब ये बात तय हो गई कि बायोलॉजी उन चीज़ों को स्टडी करता है जिनमें ये 9 खासियतें पाई जाती हैं, और फिर हमने जब अपने इर्द गिर्द माहौल में और ज़मीन पर देखा तो पता चला कि ऐसी चीज़ें तो बहुत हैं। फिर हमने बायोलॉजी के इल्म को 3 बड़े डिवीज़न हमने की, जिसमें से एक ज़ूलॉजी है, दूसरा बॉटनी है और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। हम यहाँ अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप इसको बहुत तफसील से देखेंगे। आपकी किताब के अंदर ये सब बातें बहुत डिटेल के अंदर लिखी हैं। मैंने बहुत ही मुख्तसरन आपको ये बातें समझाई हैं, ठीक है। आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।